अब आइए आपको जेएनयू ले चलती हूँ। जेएनयू में सन 2000 इंडो पाक मुशायरा हो रहा है। सेक्युलर मुशायरा है, पाकिस्तान भी मौजूद है। तो इंडो पाक मुशायरा में वहां पर समा बन रहा है, एक के बाद एक शायर आ रहे हैं। धीरे 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 जब समा बनता गया तो वहां पाकिस्तानी मुशायरों ने हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की सेना को गाली देना शुरू किया। क्या इसकी बात है। वहीं पर दो आर्मी पर्सन्स मौजूद थे, शर्मा बंधु, दोनों भाई थे, छुट्टियों में दिल्ली आए थे, दिल्ली से जेएनयू आए थे। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि क्या कह रहे हो। वहां के लेफ्ट स्टूडेंट्स ने उनको पीटा। उन्होंने आई कार्ड दिखाया, हम तो आर्मी के हैं, सेना के हैं हम लोग। उनको और पीटा गया और इतना पीटा गया जब तक उनमें से एक भाई ने अपने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायरिंग नहीं की अपनी जान बचाने के लिए। सन 2010 जश्न मन रहा है। किस चीज का जश्न मन रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, नारे लग रहे हैं। किस चीज की मिठाइयां बांटी जा रही हैं। जो 76 सीआरपीएफ जवान दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में घेर कर नक्सलवादियों द्वारा मार दिए गए, जिनकी हत्या की, उस हत्या की खुशी का जश्न मन रहा है। कौन मना रहा है। डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन और आईसा यानी कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मना रही हैं और नक्सलवाद के समर्थन में नारे लगा रही हैं। और आगे आइए, 22 अक्टूबर 2010 एक बड़ी कन्वेंशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। क्या है ये कन्वेंशन, क्या नाम है इसका। आजादी द ओनली वे। कौन लोग यहाँ पर आए हैं। जमावड़ा है एंटी इंडिया फोर्सेस का। कौन कौन सी फोर्सेस हैं इनमें। अरुंधति रॉय, वरावर राव, खालिस्तानी लीडर्स, नागा लीडर्स, नॉर्थ ईस्टर्न सेपरेटिस्ट लीडर्स, कश्मीरी सेसेशनिस्ट लीडर्स, ये सब यहाँ, एसएएस गिलानी, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या डिमांड कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि भूखे नंगे हिंदुस्तान से कश्मीरियों को आजादी चाहिए। और यहाँ जेएनयू कनेक्शन क्या है। तो जेएनयू का जो रैलिंग पॉइंट है गंगा ढाबा, वहां पर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन ने बसेस खड़ी की हैं, जिन बसेस में लोगों को बिठाया जा रहा है और इस कन्वेंशन में लाया जा रहा है। ईयर आफ्टर ईयर जो नवरात्र का पावन पर्व है, वहां महिषासुर बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो कहते हैं फेयर स्किन्ड अपर कास्ट दुर्गा, शी मैसेकर्ड एंड ब्रूटली हैरेस्ड एंड टॉर्चर्ड द डार्क स्किन्ड लोअर कास्ट दलित महिषासुर। यानी भगवान को भी इन्होंने अपर कास्ट और लोअर कास्ट में बांध दिया है। देवी और देवते को युद्ध में भी उसको भी उन्होंने एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट का रूप दे दिया है। इस बार होली पर वहां जो होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, तो इस बार उन्होंने क्या कहा, हम हिंदू स्क्रिप्चर्स का दहन करेंगे, हम मनुस्मृति का दहन करेंगे। क्यों। क्योंकि इनके पोस्टर्स आए कि किताबों का दहन अच्छा है महिलाओं के दहन से। और क्या कहा कि होली का फेस्टिवल क्या है, ये जो आ रहे हैं अपर कास्ट हैं, ये महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, उसके बाद उन महिलाओं को जला देते हैं। ऐसी कुत्सित मानसिकता है इनकी। और साल दर साल हर बार हर साल ये करते रहे हैं। किसके नाम पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिसेंट, लिबरल एथॉस के नाम पर। यहाँ 2010 में एक पोर्नोग्राफिक वीडियो जेएनयू के हॉस्टल में शूट हुआ। उसके बाद ध्यान आया एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा henceforth the girls will not be allowed to enter the boys hostel। बवाल हो गया। हमारी लिबर्टी पर अत्याचार हो रहा है, हमें हैरेस किया जा रहा है। इतने प्रोटेस्ट हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन को वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ये एसएएस गिलानी को बुलाते हैं, ये जितने भी एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं उनको बुलाते हैं और आओ और यहाँ पर अपनी बात रखो। पर कोई भी राष्ट्रवादी नेता, लीडर, नेतृत्व देने वाला यहाँ आता है, उसका बहिष्कार करते हैं, उसको बोलने नहीं देते। ऑल इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
इसलिए they have been daring the Indian state, they have been challenging the Indian state, they have been challenging the unity, integrity of the Indian state and asking it, dare you touch us? इस बार राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में थी, उसने कहा we accept your challenge and hence we touch you। इसलिए आज जो पुलिस घुसी है, इसलिए जेएनयू में घुसी है। उनके लिए 9 फरवरी का इंसिडेंट एक आम इंसिडेंट था, वो ऐसा करते आ रहे थे, कोई नई बात नहीं थी। वो 9 फरवरी के लिए क्या कर रहे थे? 9 फरवरी को वो अफजल गुरु को जो फांसी हुई है उस पर उसकी बरसी मना रहे थे। अब बरसी का मतलब आप और हम जानते हैं कि जो हमारे पुरखे हैं, जो भले मानस होते हैं, हम उनके लिए बरसी मनाते हैं। अब अफजल गुरु की जो बरसी मना रहा है उसका उससे क्या आत्मीय संबंध है, इस जन्म का या पिछले जन्म का, वो तो हम सबके सोचने की ही बात होगी। अब उनके पोस्टर्स क्या कहते थे, मैं पोस्टर पढ़कर सुनाना चाहूंगी। दिस पोस्टर शुड नॉट बी रिमूव टिल 8th of February 2016। और पोस्टर में क्या लिखा था? प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु एंड मकबूल भट्ट in solidarity with the Kashmiri people against the Indian government। यानी जो जुडिशियल किलिंग हुई है अफजल गुरु की, जो न्यायिक हत्या हुई है अफजल गुरु की और मकबूल भट्ट की, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट मार्च है और कश्मीरियों के फेवर में है। हिंदुस्तान की सरकार का जो कब्जा कश्मीर पे है उसके अगेंस्ट में है। कोई प्रो इंडिया मार्च तो नहीं थी, तो वहां का राष्ट्रवादी जो ग्रुप था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, उन्होंने पोस्टर दिखाया और उन्होंने कहा आपने इनको परमिशन दी कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में आया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो सकती है, ये ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने अपनी परमिशन विथड्रॉ कर ली। परमिशन विथड्रॉ करने के बावजूद इन लोगों ने वहां ये वाला कार्यक्रम किया। ये एक अनलॉफुल असेंबली थी विदाउट परमिशन। और मैं एक बात दोबारा बताना चाहूंगी, क्या स्लोगन्स बोले गए, क्योंकि ये स्लोगन्स का आप फैक्ट्स देख लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे कि लॉ क्या कहता है। हम वकील लोग कहते हैं कि फैक्ट्स यानी तथ्यों पर मजबूती से अडिग रहिए, तथ्यों को हमेशा देखिए तथ्य क्या है, तभी आप उस पर कानून लगा सकेंगे। ये राजद्रोह है कि नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो क्या स्लोगन्स बोले गए? स्लोगन्स थे कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, कश्मीर मांगे आजादी, हुर्रियत मांगे आजादी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, अफजल तुम्हारे अरमानों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये जैसे ही न्यूज में आया बवाल हो गया, कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया गया। लोगों ने कहा वीडियोस डॉक्टर्ड हैं, पुलिस ने कहा ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। 7 में से 5 वीडियोस और खासकर जो पहले 2 वीडियोस थे जो एंटी इंडिया गैदरिंग और स्लोगन्स को दिखाते हैं, ये ऑथेंटिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनल सिक्योरिटी कमिटी है जेएनयू की, इंटरनल सिक्योरिटी जिसका इस विवाद से लेना देना नहीं है, जो सिक्योरिटी देखती है जेएनयू की, उन्होंने कहा ऐसी एंटी इंडिया गैदरिंग हुई है और ऐसे एंटी इंडिया स्लोगन्स लगे हैं। तीसरा, जो प्रोक्टोरल कमिटी है जेएनयू की, उसने भी यही बात की। उसके बाद जो और बातें ध्यान में आई, ऐसे कम से कम 5 विटनेसेस हैं जो कहते हैं हमने उमर खालिद को, अनिर्बान को, कन्हैया कुमार को एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाते हुए देखा है, सुना है, मना किया है, उनका विरोध किया है। ये स्टेटमेंट्स पुलिस के पास हैं। उसके बाद आपको मुझे जब एंटर करना होता है जेएनयू में, अपना आई कार्ड दिखाना होता है, कहाँ जा रहे हैं वो बताना होता है। यहाँ जो कश्मीरी स्टूडेंट्स और जो फॉरेन स्टूडेंट्स एंटर कर रहे थे, वहां से जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ने सिक्योरिटी को कहा मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बोल रहा हूं, ये मेरे मेहमान हैं, इनको अंदर आने दो। और जब जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो
उन्होंने एक परमिशन दी थी, इसको विड्रॉ किया। उस समय फिर कन्हैया कुमार पहुंचा और लड़ पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने ये प्रोटेस्ट मार्च को खत्म क्यों किया है, परमिशन को विड्रॉ क्यों किया है। ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है। और इसके अलावा उमर खालिद की 600 कॉल्स हैं जो बांग्लादेश, गल्फ कंट्रीज और कश्मीर में की गई हैं। उसके बाद जब यहाँ पर इनका एक नक्सलवादी हेम मिश्रा नागपुर की जेल से छूटकर बेल पर आया, तो यही उमर खालिद था जो उसको लेने के लिए, वेलकम करने के लिए नागपुर की जेल के बाहर पहुंचा था। और कितने एविडेंस चाहिए हमें। क्या ये ऐसी गैदरिंग थी जो कह रही थी हम फ्री हाइक का विरोध करते हैं? क्या ये ऐसी गैदरिंग थी जो कह रही थी जेएनयू में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए या नए कोर्सेज खोले जाएं, नए कॉलेजेस खोले जाएं? ऐसे ये स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर खड़े नहीं हुए थे। मेरा मानना है कि ये स्टूडेंट्स नहीं थे, ये वो हेट इंडिया ब्रिगेड थी जो मार्क्सिस्ट, माओइस्ट, नक्सलवादी फोर्सेस और कश्मीरी सेसेशनिस्ट एलिमेंट्स के फ्रेंड्स के नाते काम करती हैं। पूरा जेएनयू खराब नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। हायर एजुकेशन का जबरदस्त सेंटर्स हैं, टीचर्स बहुत बढ़िया हैं, स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ पर एक जमात है कुछ टीचर्स की, कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की जो लगातार हेट इंडिया कैंपेन करते रहते हैं। हमारी समस्या उन लोगों के साथ है। अब मीडिया ने जब इसको पकड़ा 9 फरवरी के बाद, तो मीडिया भी बट गया। मैंने पहली बार मीडिया को इतना बटा हुआ देखा। आपने क्या उससे पहले मीडिया को इतना बटा हुआ देखा? हम तो बटे ही बटे, मीडिया बट गया। आप अगर जी न्यूज और टाइम्स नाउ खोलेंगे तो ऐसे लगेगा अलग खबर आ रही है। आप आज तक और एनडीटीवी तो खासकर वो खोलेंगे तो ध्यान आएगा कि किसी और दुनिया की खबर आ रही है। तो मीडिया ने भी न्यूज कम दिखाई, अपने व्यूज ज्यादा दिखाए। एक सेक्शन ऑफ मीडिया में लगा मातम छा गया है, ये क्या हो गया है। वहां से डिबेट निकल कर आई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने दो, बच्चे ही तो हैं, डिसिप्लिनरी इशू है, डांट के छोड़ दो, आगे से नहीं बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पर क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? दूसरी बात ध्यान में आई इसी मीडिया से, सेडिशन तो नहीं है, सेडिशन तो बहुत खराब चीज है। राजद्रोह का क्या कानून कहता है? 124A राजद्रोह है, सेडिशन। सेडिशन का कानून कहता है एनी वर्ड spoken or written or visible representation if it attempts to or incites violence, lawlessness, disorder or hatred, contempt and disaffection against a legally elected government is sedition। यानी कोई भी शब्द बोला गया या लिखा गया या दिखाया गया अगर एक विधि द्वारा इलेक्टेड सरकार के खिलाफ घृणा, नफरत, लॉलेसनेस, अव्यवस्था भड़काता है, वो राजद्रोह है। अभी कहते हैं ये सेक्शन ऑफ मीडिया 1870 में ये कानून आया था, अंग्रेज ये कानून लेकर आए थे, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, लाल लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सबको इस कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था। ये कानून खत्म होना चाहिए। मीडिया के स्टूडियोज तय नहीं करेंगे ये कानून खत्म होना चाहिए या नहीं। वो डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है, लॉ क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में 7 जजेस बेंच जजमेंट में केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या कहा है, ये जो राजद्रोह का कानून है, 124A का कानून है, ये वैलिड लॉ है, ये ठीक लॉ है। उन्होंने क्या कहा है, सिर्फ अटेम्प्ट करना घृणा भड़काने में या घृणा भड़काना ही ऑफेंस नहीं है, कोई भी ऐसा शब्द कहा गया या लिखा गया अगर उसमें टेंडेंसी है, अगर उसमें इंटेंशन, नियत है घृणा भड़काने की, वो भी सेडिशन है। इस केस में क्या हुआ, क्या हिंसा भड़की? मैं आपको ले चलती हूँ उन टीवी स्क्रीन के सामने जब आपने देखी हो 9 फरवरी के बाद
कश्मीर में पत्थर फेंके जा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्सेस जो बंबू का वो होता है उससे अपने आप को बचा रही थी। जो पत्थर फेंक रहे थे उनके हाथ में ISIS के फ्लैग्स थे, अफजल गुरु के पोस्टर्स थे, पाकिस्तान के फ्लैग्स थे और साथ में बड़े बड़े थैंक यू JNU के पोस्टर्स और बैनर्स थे। उसके बाद आसपास के एरिया में भी कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी हुई। पहले भी होती थी पर JNU को थैंक कभी नहीं किया गया था। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर हम सब जानते हैं वो मार्च निकली थी कि कश्मीर बोले आजादी, नागालैंड बोले आजादी, मणिपुर बोले आजादी, गिलानी बोले आजादी, हुर्रियत बोले आजादी, छीन के लेंगे आजादी। ये डिसऑर्डर लॉलेसनेस भड़काना नहीं है तो और क्या है। क्लैशेस हुए और कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या नारे लगे, तुम कितने कन्हैया पकड़ोगे, घर घर से कन्हैया निकलेगा। फिलहाल तो श्रीनगर में घर घर से भगत सिंह निकल रहा है NIT कश्मीर में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं ये कहूं कि मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता, आपके कपड़े अच्छे नहीं लगते, आपका बोलना अच्छा नहीं लगता, चलेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं कहूं कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगी, मैं आपको जला दूंगी, आपके घर को जला दूंगी, आपके परिवार को जला दूंगी, वो अपराध है। यही कानून कहता है। कानून का आर्टिकल 19(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? एवरी सिटीजन इन इंडिया हैज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हर एक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है। पर 19(2) आता है, 19(2) कहता है there are reasonable restrictions। किस बात की reasonable restrictions हैं कि आप कुछ भी हिंदुस्तान की यूनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ मत कहो, हिंदुस्तान के फ्रेंडली रिलेशंस के खिलाफ मत कहो, हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ मत कहो और हिंसा भड़काने वाली बात हो ऐसी बात मत कहो। सुप्रीम कोर्ट अपनी एक जजमेंट में, श्रेया की जजमेंट में कहते हैं कि फ्री स्पीच के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है डिस्कशन जो हम और आप कर सकते हैं, दूसरा है एडवोकेसी जो शायद आज मैं कर रही हूं, तीसरा है इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, हिंसा भड़काने की कोशिश जो हम नहीं कर सकते। हम डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं, हम हिंसा नहीं भड़का सकते। हम प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उन पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कह सकते हैं, पर देश की बर्बादी के नारे नहीं लगा सकते। और केवल हिंदुस्तान में नहीं, आप बात करते हैं यूरोप हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच, अमेरिका हैज फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं आपको याद दिलाती हूं कि जो अलार्मिंग सिचुएशन हिंदुस्तान में है वो अमेरिका और यूरोप में कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पंपोर की घटना याद है आपको? मार्च में पंपोर कश्मीर में जब आतंकवादी उस बिल्डिंग में घुस गए थे, यहां से हमारे सेना के जवान 48 आवर्स की गन बैटल हुई थी, वहां सामने आतंकवादियों से लड़ रहे थे जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए। एक पवन कुमार कैप्टन थे जो JNU के ही थे, वो भी शहीद हुए, ध्यान है आपको? जब ये सब चल रहा था, आतंकवादियों से जूझ रहे थे हमारे जवान, आसपास की मस्जिदों से जीवो जीवो पाकिस्तान की कैसेट बज रही थी और जवानों के पीछे कुछ मीटर दूर वहां पर एक मॉब था 400-500 लोगों का जो जवानों पर पत्थर मार रहा था और कह रहा था भारत तेरी मौत आई, लश्कर आई, लश्कर आई। ऐसी सिचुएशन मुझे बताइए अरब से लेकर अमेरिका तक किस और देश में हो सकती है? 9/11 की घटना हुई, 9/11 की घटना, फ्रांस में बम ब्लास्ट हुए, ब्रसेल्स में हुए। आप या मेरे में से किसने सुना कि वहां नारे लग रहे थे अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अमेरिका की बर्बादी तक जंग रहेगी, न्यूयॉर्क मांगे आजादी, न्यू जर्सी मांगे आजादी, ओसामा तेरे अरमानों को हम पूरा करेंगे। आपने सुने क्या ऐसे नारे? कोई कल्पना कर सकता है ऐसे नारे लगाने की? कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसे सिचुएशन यहां
सिचुएशन वहां जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आखिर सहने की भी सीमा होती है। सागर के उर्मी भी ज्वाला सोती है, मलया नील कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। बाहर आए हैं बेल पर 20-22 दिन जेल में काटकर, ऐसा लग रहा है भगत सिंह बनकर बाहर आ गए हैं। हम में से अगर कन्हैया कुमार का बेल ऑर्डर, जस्टिस प्रतिभा रानी का, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, क्रिमिनल साइड पर बैठती हैं, अगर वो बेल ऑर्डर कोई पढ़ ले तो कहे कन्हैया कुमार तुम शर्म से डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। क्यों? ये मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि 23 पेज के बेल ऑर्डर में 20 पेज में सिर्फ और सिर्फ जज ने उसको डांटा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हो? जज साहब ने क्या कहा, अपना बेल का ऑर्डर कैसे शुरू किया। उन्होंने कहा आज चारों ओर बसंत का मौसम है, बसंत ऋतु है, लेकिन क्या कारण है कि जेएनयू में शांति के रंग नहीं दिख रहे हैं। इसका उत्तर देना होगा जेएनयू के स्टूडेंट्स को, जेएनयू के प्रोफेसर्स को और जेएनयू की एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम जो स्टूडेंट्स राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी नारे लगा रहे हो दिल्ली में जेएनयू में बैठकर, तुम तब ये नारे लगा सकते हो और सुरक्षित हो जब हमारा सीमा का जवान वहां सियाचिन में, वहां रन ऑफ कच्छ में खड़ा है और सीमाओं की और देश की और तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। तुम में से कोई भी वहां 1 घंटा भी सियाचिन में जाकर खड़ा नहीं हो सकता। और आगे क्या कहा जज साहिबा ने? उन्होंने कहा आई एम एट क्रॉस रोड्स, बेल दूं कि बेल ना दूं। उन्होंने कहा ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को मेन स्ट्रीम में होना चाहिए। स्टूडेंट 20-22 दिन जेल में भी काट कर आ गया है, इंट्रोस्पेक्शन की होगी, विचार किया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। पर दूसरी ओर ये जो देश विरोध है, ये एक प्रकार की छूत की बीमारी है, इट्स एन इन्फेक्शन। और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स देना, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और सख्त दवाइयां देना, फिर ट्रीटमेंट आती है सर्जिकल ऑपरेशन करना, और तब भी अगर गैंग्रीन बनकर इन्फेक्शन हाथों पांव में फैल जाए तो हाथ पांव को काटना पड़ता है। उन्होंने कहा मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रही हूं, यानी मैं सिर्फ एंटीबायोटिक दे रही हूं, सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट कर रही हूं। मुझे विश्वास है क्योंकि अंडरटेकिंग ली कि मुझे अंडरटेकिंग दो कन्हैया कुमार कि तुम यहाँ एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, जेएनयू में एंटी इंडिया एक्टिविटी नहीं होने दोगे। और यही नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर की श्योरिटी दे रहा है, वो भी अंडरटेकिंग देगा। क्या अंडरटेकिंग देगा? कि इसके दिमाग में जो ये जहर घुसा हुआ है, इसकी थॉट, इसका टाइम, इसकी एनर्जी पॉजिटिव साइड पर जानी चाहिए। ये एंटी इंडिया जहर इसके दिमाग से निकलना चाहिए। ऐसी अंडरटेकिंग दी है, उसके बाद ये बाहर आया है। अब आखिरी बात मैं कहूंगी कि हम बात करते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो मैं बताती हूँ हमने क्या किया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड अकेडमिशियंस। हमने देखा है कि जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, तो कुछ समय के बाद जब कांग्रेस को मदद की आवश्यकता थी तो उसने कम्युनिस्टों से मदद ली। तो जैसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, ऐसे कांग्रेस कम्युनिस्ट भाई भाई। तो जब ये इकट्ठे हुए तो इनमें आपस में टेरिटरीज का डिवीजन हुआ। क्या हुआ? कांग्रेस पॉलिटिकल स्पेस को घेरेगी और कम्युनिस्ट माइंड स्पेस को घेरेंगे, इंटेलेक्चुअल स्पेस को घेरेंगे। इसलिए आप देखिए यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्ट का डोमिनेशन है, हमारे मीडिया में कम्युनिस्ट का डोमिनेशन है। तो इनमें क्लियर कट ये डिवीजन हो गया था। आज के समय में अगर मैं पढ़ना चाहूं कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की क्या अवधारणा थी, तो या तो मुझे सुनना पड़ता है निवेदिता मेनन ने क्या कहा, या मुझे देखना पड़ता है और किसी कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने क्या कहा,
या गूगल पे मैं सर्च करती हूँ तो केवल और केवल नेगेटिव राष्ट्रवाद आता है। कारण क्या है? इन कम्युनिस्टों का कोई कसूर नहीं है, इन बेचारों को तो पता ही नहीं है। इनकी अल्प बुद्धि यूएसएसआर से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है। यूएसएसआर की कम्युनिस्ट टीचर्स जब उन्होंने कहा कि हम कन्हैया कुमार की पकड़े जाने के खिलाफ हम स्ट्राइक पे जाएंगे, कोई टीचर तैयार ही नहीं हुआ इनके साथ। उन्होंने कहा हम स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, तुमने जाना है जाओ। तो 80% टीचर्स ने जब पढ़ाया, इनको भी जबरदस्ती पढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा ओके, सो वी विल हैव आवर क्लासेस ऑन नेशनलिज्म आउटसाइड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। इन्होंने खुले में अपनी नेशनलिज्म पर पाठशाला होल्ड की। उसमें क्या कहा इन्होंने कहा कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में आया वो लगभग 200-250 साल पहले ही आया, यानी अंग्रेज नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भारत में लेकर आए। क्यों? क्योंकि इनका क्या मानना है कि यूएसएसआर वाज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अलग अलग 16 राज्य थे। उन 16 राज्यों को जबरदस्ती जब कब्जा किया तो एक यूएसएसआर बन गया। अब उन 16 राज्यों ने आजादी मांगे, लड़े, अब सब बिखर गए। उसी कॉन्सेप्ट को एज इट इज इंडिया में लगाते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान तो कभी राष्ट्र था ही नहीं। जब इंडिपेंडेंस हुई उस समय सब रियासतें मिल गई आपस में। मणिपुर तो आ गया, जमीन तो आ गई, भूमि तो आ गई, इसके लोग नहीं आए हमारे पास। लोग अब भी पाकिस्तान का गीत गाते हैं। इसलिए इनके आप नारे देखो, मणिपुर मांगे आजादी, केरला मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल अलग अलग एंटिटीज थी, इनको जबरदस्ती हिंदुस्तान ने कब्जा किया, इकट्ठे आ गए, एंड नाउ दे हैव अ राइट टू गो अवे, राइट टू ससीड। इनका ये कॉन्सेप्ट है। इनको वो अवधारणा ही नहीं है कि हिंदुस्तान में जो कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में उसको दामाद मानते हैं कि जो रुक्मणी थी वो अरुणाचल प्रदेश की थी। जब मणिपुर में वहां किसी की मृत्यु होती है तो वो अस्थियों को बरसाने लेके जाता है कि मेरा कृष्ण वहां का है। उसके बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किस प्रकार से रासलीला होती है, या कवड़िया कहाँ से पानी ले जाते हैं, कहाँ का पानी कहाँ चढ़ाते हैं, या शंकराचार्यों ने कैसे 4 अलग अलग मठ स्थापित किए, या वेदों के जो मंत्र हैं सब जगह समान है। इनको समझ ही नहीं आती कि कल्चरल नेशनलिज्म भी हो सकता है। एक कल्चर के कारण हम लोग साथ एकजुट हो सकते हैं। इनको केवल जनसंख्या दिखती है, इनको केवल भूमि दिखती है कि वो ही हमें एक कर सकता है, जो यूरोप में कहीं भी नहीं कर सका। मुझे याद आता है कि पार्लियामेंट में जब एक बार सोमनाथ दा ने एक क्वेश्चन किया है, क्या है ये राष्ट्रवाद, क्या है ये कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद का, मैं नहीं मानता इसको। तो वहां सुषमा स्वराज खड़ी हुई, उसने कहा सोमनाथ दा, तुम तो आसाम में पैदा हुए थे, नाम सोमनाथ कैसे? तो ये है हमारे भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक ही है। इसलिए इन सब बातों की अलग जगाए रखना। आपके पास मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया तो है, और मीडिया में भी मेरे बहुत से भाई हैं जो लिखना चाहते हैं, लिख नहीं सकते। क्योंकि मैं कहती हूँ जो कम्युनिस्ट होते हैं, जब आप किसी का कैरेक्टर कब देख सकते हैं, जब वो विपक्ष में रहता है, वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है। पर जब ये वेस्ट बंगाल में आते हैं, जब ये केरला में आते हैं, तो क्या करते हैं? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते, आपकी फ्रीडम टू लिव भी छीन लेते हैं। दे कर्ब, दे क्रश, दे एलिमिनेट ऑल विद्रोह, जो भी आवाज उनके खिलाफ उठती है उसको खत्म कर देते हैं। आपने वो किस्सा देखा, जो सदानंद मास्टर जी, जो कम्युनिस्ट परिवार में पैदा हुए केरला में, उन्हें लगा कि कम्युनिज्म के साथ राष्ट्रवाद का मेल नहीं है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर जा रहे थे। सरे बाजार में जब बस से उतरे, उनको उल्टा फेंककर घुटने से नीचे उनकी टांगें काट दी गई थी। मास्टर जयकिशन कक्षा में पढ़ा रहे थे, 8वीं 9वीं के बच्चों के सामने घुसकर क्लासरूम में उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी 15 फरवरी को सुजीत के घर में घुसकर, केरला में उसके घर में घुसकर उसके माँ बाप के सामने उसकी हत्या कर दी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल आपको है, और जब आप सत्ता पक्ष में आते हो, जब आप डोमिनेंट फोर्स कहीं पर होते हो, जब आप कुछ कर सकते हो, तब क्या करते हो? आप सबको खत्म कर देते हो।
तो इसलिए ये दो चेहरे नहीं चलेंगे। जो इंटॉलरेंस बढ़ रही है वो माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ बढ़ रही है। और मीडिया अगर पूर्ण रूप से ये बात नहीं समझता तो कम से कम सोशल मीडिया तो है। आप अपने डेस्क पर बैठकर, आप अपने फोन के ऊपर आप लिख सकते हो, कोई भी न्यूज आ रही है, आप उस पर एक कंप्लेंट करते हो ये बायस है, तो वहां का जो चीफ है, वहां का जो एडिटर है, वो देखेगा, उसको कॉग्निजेंस नोटिस लेना पड़ता है। इसलिए जहां कुछ गलत देखो वहां अपना विरोध दर्ज कराओ। कुछ भी व्हाट्सएप पे अच्छी इंफॉर्मेशन आती है जो देश हित, समाज हित के पक्ष में आती है, उसको फॉरवर्ड करो। कोई भी अखबार में लेख छिपता है और जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है, तथ्यों पर आधारित नहीं है, वन साइडेड है, तो कृपया उनको लिखिए, क्योंकि अखबारों का कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि आपको दोनों व्यूज लेने पड़ते हैं, अक्सर केवल एक ही व्यू छपता है। इसलिए हमारा नारा होना चाहिए नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट।